हेलो गाइस। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि आज चाइनीज का वैलेंटाइंस डे है, ये उनके फेस्टिवल का दिन भी होता है। तो इसी के लिए ही आंटी जान ने आज बहुत सारा डिनर प्रिपेयर किया था। वो कहती है कि आज गुआंगशी भी आएगा तो अच्छी बात है, सब मिलकर बैठेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पहले ही सुन लिया था कि आज यिन घर आने वाली नहीं है, क्योंकि यीबू ने उनको बता दिया था कि मेरी सिस्टर का काम ही कुछ ऐसा है कि फेस्टिवल के दिनों में वो ज्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि उसने सेल्स को जो अरेंज करना हो और इन दिनों प्रमोशंस होती हैं। लेकिन साथ ही साथ उसे फोन पर मैसेज आ जाता है गुआंगशी का कि प्लीज हमारे लिए कवर बन जाओ, आज मैं और यिन डेट पर जा रहे हैं। ये सुनते ही वो आंटी लान को बता देता है कि गुआंगशी बोल रहा है आज मुझे ओवर टाइम है तो मैं नहीं आ सकूंगा। आंटी लान सुनते ही परेशान हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो और क्यूरियस होती और कुछ पता लगाने के लिए जाती, वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कह देता है कि पता है जो सोसाइटी में सभी आंटीज का डांसिंग फेस्टिवल हो रहा है, उसके लिए सुना है आपको लीड रोल से निकाला जा रहा है। 2 और आंटीज आपके खिलाफ प्लानिंग कर रही थी, मैंने खुद सुना था। ये सुनते ही आंटी लान परेशान हो जाती और अपने लीड रोल को बचाने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर निकल जाती है। जबकि उधर गुआंगशी बैठा हुआ था यू के साथ, उसके साथ वो गेमिंग खेल रहा था और यू उसकी कंपनी को इतना एंजॉय करता कि वो उसे बोलता है कि आप मेरे गॉडफादर हैं। इतने में यिन घर वापस आ रही थी। गुआंगशी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आज सरप्राइज रेडी किया हुआ है, और यिन सोचने लगती है शायद ये सरप्राइज नहीं बल्कि मुझे शॉक देने वाला है अपने बेटे से मिलवाकर। उधर डैड से ज्यादा रहा नहीं जाता हुआ जर्लिन को कॉल कर लेते हैं। वैसे भी फेस्टिवल था तो वो उससे कहते हैं कि तुम शंघाई क्यों नहीं आ रहे, और इतने दिन हो गए ना तुम यिन से मिलने के लिए आए ना हमारे घर आए। ये सुनते ही जर्लिन हैरान रह जाता है। उसे पता चल जाता है कि यिन ने हमारे ब्रेकअप की न्यूज ब्रेक नहीं की। अब डैड का एकदम दिल न टूट जाए तो जर्लिन भी डायरेक्टली उनको ये बात नहीं बताता, बल्कि कह देता है कि हमारी छोटी मोटी फाइट हो गई थी। तो डैड पूछते हैं लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, क्या तुम यिन को लेकर सीरियस हो? वो कहता है मैं बहुत सीरियस हूँ। ये सुनते ही डैड को तसल्ली हो जाती है और वो फोन बंद कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे इनवाइट भी करते हैं कि थोड़े दिनों बाद मेरी बर्थडे है, तुम पार्टी पर जरूर आना। उधर आंटी लान अपनी डांसिंग प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उनका मन किसी काम में नहीं लगता। वो गुआंगशी के घर जाने लगती है, लेकिन यहीं पर ही वो देखती है तो यिन भी उसी के घर की तरफ जा रही थी। वो उसको आवाज देती है, लेकिन यिन ने सुनी ही नहीं थी। वो ऊपर देखती है तो बालकनी में उसने खुद ही गुआंगशी के घर का पासकोड लगा दिया था और वो अंदर चली जाती है। अब ये देखते ही आंटी लान को शक होने लगता है कि कहीं मेरे साथ कोई बड़ी गेम तो नहीं खेल रहे। मैंने तो सुना था कि ये दोनों ही आज ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ये यहाँ क्या कर रही है, और अगर घर पर गुआंगशी ही नहीं तो ये क्यों आई है? उधर यिन जैसे ही अंदर पहुँचती है तो आगे से वो बच्चा उसे मम्मी बुलाने लगता है। वो हैरान रह जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसने गुआंगशी को अपना गॉड फादर बनाया था तो इसको अपनी गॉड मदर बना दिया है। अब यिन को तो तसल्ली हो गई थी। जबकि उधर हमें जिरान को दिखाते हैं। आज याओ उसे अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था। वो पूछता है कि जहाँ तुम कहोगी वहीं ले जाऊंगा। वो फौरन से कहती है तो ठीक है तुम्हारे घर चलते हैं। ये सुनते ही याओ परेशान हो जाता है और कहता है कि नहीं मेरा घर बहुत मैसी होगा, इतनी देर मुझे सफाई करने में लग जाएगी, हमारा टाइम ही वेस्ट होना है, तो क्यों ना कहीं खाना खाने चले। जिरान कहती है लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो, लेकिन ठीक है कहीं और चलते हैं। याओ ने प्लान किया हुआ था कि आज वो जिरान को सब सच सच बता देगा कि उसका एक बेटा भी है। जबकि उधर आंटी लान का बहुत मन करता है कि वो घर के अंदर चली जाए और इनको दोनों को इकट्ठे पकड़ ले कि क्यों झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर पता नहीं उनके मन में क्या आता है, वो खामोशी से वहाँ से वापस चली जाती हैं। जबकि अपार्टमेंट में यिन और गुआंगशी दोनों इकट्ठे कुकिंग कर रहे थे। कुकिंग कम और फ्लर्ट तो ज्यादा कर रहे थे, और ये बात वो बच्चा भी नोटिस करता है और यू कहता है कि अगर आप दोनों को फुर्सत मिल जाए तो प्लीज मेरे लिए खाना भी ले आए, मैं बहुत भूखा हूँ। और उधर जियान आज याओ को लेकर एक बार में पहुंच गई थी। वो सबसे पहले तो उसे 2-3 पैग्स लगवाती है। ड्रिंक करने के बाद उसे लगता था कि ये सच बोल ही देगा, और फिर जब वो ड्रंक हो जाता है तो उसे पब्लिक के सामने लेकर जाकर खड़ा कर देती है। अब उसके हाथ में एक स्पीकर भी था और वो उसे बोलती है कि तुमने जो भी मुझे कहना है सबके सामने एक्सप्रेस करो। यहाँ पर याओ उससे कहता है कि मैं वाकई तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिंसियर है और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। लेकिन जिरान उससे कहती है झूठे इंसान, मैं जानती हूँ वो तुम्हारा ही बेटा था और अब तुम्हारी एक फैमिली भी होगी, वाइफ भी होगी, तुम चीटर हो, मुझसे चीट करने के लिए आए हो और अपनी पत्नी से भी। वो बेचारा बहुत कहता है कि नहीं हमारी तो कब की डिवोर्स हो चुकी, मेरा सिर्फ एक बेटा है। और यहाँ पर वो बेचारा पानी पानी भी हो जाता है जब फाउंटेन्स जल गए थे। पर जिरान उसे कोई लिफ्ट नहीं कराती, बल्कि उसे बुरा भला कहती हुई अपना गुस्सा निकालती हुई वहाँ से निकल जाती है।
दूसरी तरफ शाया आज फेस्टिवल के दिन बिल्कुल अकेली थी। वो बार बार यीबू को अपने साथ डिनर पर बुलाती है, लेकिन वो बिजी होने की वजह से इनकार कर देता था। तो वो उसके सामने एक्टिंग करने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके घर में कोई गुंडा जबरदस्ती एंटर होने की कोशिश कर रहा हो। यीबू ये सुनते ही बहुत परेशान हो जाता है और अपना बेसबॉल बैट उठाता हुआ उसके घर भागा भागा पहुंच जाता है उसकी सुरक्षा के लिए। यहाँ पहुंचते ही उसे पता चला था कि उसके साथ सिर्फ एक प्रैंक हुआ है। उसने घर बहुत अच्छा सा सजाया हुआ था और उसने टेबल पर बहुत सारा डिनर भी प्रिपेयर किया हुआ था। यीबू इतना सारा खाना देखता है तो एक दफा खुश हो जाता है और खाने बैठ जाता है। यही परी वो एक हार्ट वाला केक भी ले आती है और बोलती है कि आज वैलेंटाइंस डे है ना। दूसरी तरफ आंटी लान आज जब लेट नाइट घर वापस पहुंची थी तो वो बहुत डाउन लग रही थी। इस वक्त डैड भी अभी तक सोए ही नहीं थे। वो आंटी से कहने लगते हैं कि थोड़े दिनों बाद मेरी बर्थडे है, तुम्हें याद है ना? तो उसी के लिए हमें अच्छा सा डिनर भी प्रिपेयर करना होगा और मैं बहुत सारी वाइन भी खरीद के ले आया हूँ। एक्चुअली मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट करने वाला हूँ इसी पार्टी में। इस दफा मेरी बर्थडे थोड़ी सी तो ग्रैंड होनी ही चाहिए। और फिर कहने लगते हैं कि मेरा बस एक ही सपना है, यीबू अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले और उसके साथ साथ यिन की शादी हो जाए। उसके बाद मैं सुकून से अपने आखिरी दिन गुजार सकता हूँ। दूसरी तरफ याओ को दिखाते हैं वो भीगा बिल्ला बनकर अब वापस अपने बेटे को वहाँ से उठाने के लिए लेने आया बैठा था। उसकी जो कंडीशन हुई थी ये देखकर उन दोनों को उस पर काफी दया आती है। यहाँ पर उन दोनों को बताता है कि किस तरह से इसकी मम्मी इसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसे मेरे से बेटर एक और चॉइस मिल गई थी और फिर मैंने अपने बेटे को छोटे से लेकर अब तक रेस किया है। और अब जब वो 6 इयर्स का हो गया था तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो बड़ा हो चुका है और मुझे भी अपनी कोई लाइफ पार्टनर तलाश करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो कह देता है कि यरान बिल्कुल ठीक कहती है, वो कितनी सुंदर है, कितनी गॉर्जियस है, मैं शायद उसके काबिल भी नहीं हूँ। और ये कहता हुआ वो अपने सोए हुए बेटे यू को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन सारा रास्ता टैक्सी में वो बहुत उदास दिखाई दे रहा था। उसका बेटा भी नींद में बार बार मम्मी मम्मी बुला रहा था। और यहाँ पर याओ उससे कहता है कि बेटा जिस मम्मी को मैं तुम्हारे लिए लेने गया था मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अब याओ के चले जाने के बाद फाइनली ग्वांगशी और यिन को कुछ अपना प्राइवेट टाइम मिल ही जाता है। और फिर ग्वांगशी अपनी गर्लफ्रेंड को कैरी करता हुआ बेडरूम लेकर जाता है जहाँ पर उसने उसके एक सरप्राइज प्रिपेयर किया हुआ था। यहाँ पर एक बॉक्स था, वो जैसे ही उसे खोलती है तो उसमें बहुत सारे बलून्स निकलते हैं और हर बलून से उनकी कोई ना कोई याद जुड़ी हुई थी स्केच की फॉर्म में। ये सारा कुछ बहुत रोमांटिक था। जिस तरह ग्वांगशी ने उसे पहली दफा एयरपोर्ट पर देखा था और उसकी लिपस्टिक उठा ली थी। उसके बाद वही स्टोर जहाँ पर उसने उसका फोन बोरो किया था और कहा था मैंने वेटर से लिया है। फिर उनकी रेड अम्ब्रेला वाली बहुत सारी स्वीट सी यादें, उनका स्विंग्स पर इकट्ठे बैठना और इस तरह की बहुत सी चीजें थी। ये सब कुछ देखकर यिन को बहुत स्पेशल लगने लगता है और ये देखते ही वो उसे थैंक्स करने के लिए उसे किस कर लेती है। अब ग्वांगशी थोड़ी देर बाद अपनी गर्लफ्रेंड के हेयर ड्राई कर रहा था। यिन को लग रहा था कि जैसे वो अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम यहाँ पर बिता रही है। वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं और अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और फिर इसी तरह से ये रात बीत जाती है। और फिर उसके बाद हमेशा से यही रूटीन रहती है। घर पर चैन से चोरी चोरी यिन ग्वांगशी से मिलने के लिए आती थी। घर पर ओवर टाइम का बहाना बनाकर वो अक्सर रातें ग्वांगशी के साथ उसी के अपार्टमेंट में रहती थी। एक्चुअली ये लुका छुपी का खेल उन्हें कहीं न कहीं काफी इंटरेस्टिंग भी लगने लगा था। लेकिन एक दिन जब वो लेट नाइट वापस आ रही थी तो आंटी लान ने उसे देख लिया था। उनकी नजरों से लगता था कि उन्हें बहुत शक है, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती। उसके बाद एक दिन यू अपने डैडी याओ के साथ उनके ऑफिस जा रहा था। यहाँ पर वो यरान को एक दफा मम्मी बोल देता है, लेकिन उसकी मम्मी बनने से इनकार करती हुई वहाँ से चली जाती है। आज जब वो ऑफिस में अपने बेटे को लेकर आया था तो ज्यादातर लोगों को पहली दफा ही पता चला था कि उसका एक बेटा भी है। और यहाँ पर वो सबको कहने लगता है कि मैं आप लोगों का लिटिल बॉस हूँ और मैं सब पर नजर रखूंगा कि कौन काम ठीक से कर रहा है और कौन नहीं। एक्चुअली उसकी समर वेकेशन हो गई थी और उसके पास जाने की और कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो ऑफिस में ही आया करेगा। अब ऑफिस में इनका काम काफी अच्छा जा रहा था। उनकी लाइव स्ट्रीमिंग, उनकी सेल्स, सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन उसी बीच एक गड़बड़ हो जाती है। थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक गेमिंग कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें थोड़ी गड़बड़ आ गई थी और उन्होंने उन्हें लीगल नोटिस भी भेज दिया था। ये देखते ही यिन काफी परेशान हो जाती क्योंकि उसे अपने सीईओ को जवाब देना था। ऑल्दो यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक तो उनकी लीगल टीम की थी, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी यिन के ऊपर भी आती है क्योंकि उसी ने ही उनसे मीटिंग की थी और साइन भी कॉन्ट्रैक्ट पर उसी ने करे थे। आज वो काफी परेशान थी। वो ग्वांगशी के साथ जा रही होती है और कहने लगती है, ये जो लीगल इशू आया है मेरे ऑफिस में, एक दफा ये सेटल हो जाए उसके बाद डैड को सब कुछ सच सच बता देंगे।
आज गुआंगशी और जिन दोनों ने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली थी क्योंकि आज डैड की बर्थडे थी। वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो आगे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डैड ने अपने इतने सारे फ्रेंड्स को बुलाया होगा। आज थोड़ी बड़ी पार्टी लग रही थी। जिन अपने डैड को अच्छे से जानती थी, उसे पता था कि डैड जरूर कुछ ना कुछ शो ऑफ कर रहे हैं, इसलिए तो इतने लोगों को बुलाया है। और थोड़ी देर बाद वहाँ एक और गेस्ट आता है जिसे देखकर सब हैरान रह गए थे और वो था जर्लिन। और डैड सारे फ्रेंड्स के सामने उसका इसी तरह से इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, मेरा होने वाला दामाद। और साथ ही साथ उसकी बहुत सारी तारीफें भी करते हैं कि ये कितनी बड़ी लीगल फर्म का पार्टनर है, ये एक बॉस है और कितना सक्सेसफुल इंसान है। इसके साथ साथ जर्लिन बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी अंकल के लिए लेकर आया था। और उसके बाद जर्लिन जाकर जिन के साथ बैठ जाता है, प्रिटेंड कर रहा था उसका बॉयफ्रेंड होने का। लेकिन ये टाइम गुआंगशी अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस तरह से वो जर्लिन को उसकी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड प्रिटेंड कर रहे थे, ये उसे बहुत बुरा लग रहा था। और वैसे भी जर्लिन इतना सक्सेसफुल था कि गुआंगशी उसके पॉइंट को अभी नहीं पहुंच सकता था। अब जब वहाँ से जर्लिन जाने वाला था तो जिन और गुआंगशी दोनों उसको सी ऑफ करते हैं। और गुआंगशी जाते जाते उसे कह देता है कि जो भी गिफ्ट्स तुम लेकर आए थे ये तुम्हें वापस मिल जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है जिन से और ये सब गिफ्ट्स तुम्हें नहीं देने चाहिए। और ये सुनते ही जर्लिन वहाँ से चला जाता है। पर जिन ने नोटिस किया था कि गुआंगशी का मूड बहुत खराब है। वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाती है और उससे कहती है कि चलो अभी हम जाते हैं और डैड को सब कुछ अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सफर होते तुम्हें मैं नहीं देख सकती। पर गुआंगशी कहता है कोई बात नहीं, डैड जो बोलेंगे मैं एक कान से सुनूंगा दूसरे से निकाल दूंगा। जब तुम इजी होगी, कंफर्टेबल होगी, सिर्फ तभी हम उनको बताएंगे। उधर डैड भी आंटी लान के सामने बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे जर्लिन की और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ बस इसी साल शादी कर लें। ये सुनते ही आंटी लान काफी परेशान हो जाती, क्योंकि उनको तो रियलिटी पता थी कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका। ये सुनते ही वो सीधा गुआंगशी से मिलने के लिए जाती है। गुआंगशी से पूछती है कि बेटा सच सच बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है हाँ मम्मी है, लेकिन अभी मैं आपको उसके बारे में नहीं रिवील कर सकता। तो मम्मी आगे से उसे सिर्फ इतना ही बोलती है कि बेटा वो जो भी लड़की है तुम उसके साथ सिंसियर रहना। क्या तुम सीरियस हो ना? कहीं अपने डैड की तरह के ना बन जाना जो कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। गुआंगशी उनसे प्रॉमिस करता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं एंड तक उसका साथ निभाऊंगा, उसे मुश्किल में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने डैड जैसा नहीं बनने वाला। अब आंटी नाम तो चली गई थी, लेकिन गुआंगशी को इतना अंदाजा हो गया था कि उसकी मम्मी को ये पता चल चुका है कि जिन उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन गुआंगशी अभी जिन से कोई भी बात करता उससे पहले उसके ऑफिस से एक इमरजेंसी आ जाती है। उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट 10 दिन बाद फाइनल करके देना था, उनकी डेडलाइन पीछे हो गई थी और वो दिन रात काम करते और अपना प्रोजेक्ट खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए होते हैं। उधर जिन के भी ऑफिस में लीगल इश्यूज पर टेंशन चल रही थी। वो आज मैनेजर्स और सीईओ की मीटिंग में जाती है तो पता चलता है कि एक्चुअली वहाँ पर एक नया लॉयर आया हुआ है और वो लॉयर कोई और नहीं बल्कि जर्लिन ही था। जर्लिन ने जानबूझकर उसका केस लिया था क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता था। यहाँ पर बेशक गलती उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैनेजर कोंग बार बार उसे टॉन्ट करता रहता था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी तो जिन से बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन सीईओ को अब तसल्ली थी कि जितनी बड़ी लीगल फर्म से हमारे पास लॉयर जर्लिन आया है, ये इशू जरूर हैंडल हो जाएगा। और वो ऑर्डर कर देते हैं जिन को कि तुम इस लॉयर के साथ कोलैबोरेट करोगी और इसके साथ मिलकर इस इशू को हैंडल करने की कोशिश करो। जबकि उसी टाइम पर जिन के ऑफिस में हर तरफ गॉसिप्स चल रही थी कि उसके केस का लॉयर कोई और नहीं बल्कि जर्लिन है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही शाया के मुंह से निकल जाता अरे उसका बॉयफ्रेंड तो गुआंगशी है। ये सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। अब जर्लिन जब जिन से केस पर बात कर रहा था तो वो उससे कुछ और पुरानी बातें भी करना चाहता था, लेकिन जिन उसको उसकी लिमिट्स में रखती है। अब उसके बाद वो उसे ऑफिस में लेकर आती है क्योंकि उसने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे। और यहीं पर ही शाया उन दोनों की इकट्ठे खड़े हुए एक फोटो बना लेती है, जो कि वो सेंड कर देती है सीधा गुआंगशी को। गुआंगशी तो आजकल अपने काम में इतना बिजी था कि उसे फोन देखने की फुर्सत भी नहीं थी। जबकि उधर जर्लिन जब वापस जाने लगता है तो जिन को कहता है कि प्लीज मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। वो कहती है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ, लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा किया है और अब मैं कुछ मेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जिन उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। उधर गुआंगशी जैसे ही फारिग हुआ था उसने अपना फोन उठाकर देखा था और वो जैसे ही फोटो देखता है जर्लिन और जिन के उसके ऑफिस में खड़े हुए, वो परेशान हो जाता है और जिन को कॉल्स करता है। वो फोन भी नहीं पिक कर रही थी। अब वो जैसे ही बिल्डिंग के नीचे आता है तो देखता है कि जिन वहीं पर ही बैठी उसका वेट करते करते अब सोने वाली है। और फिर हमें सीन पीछे फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली जिन उसकी गाड़ी में बैठने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि दरवाजा खोलकर उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चलता किया था।
अब ग्वांगशी उसके पास आकर बैठ जाता है और जिन की सोते हुए लैंडिंग होती है सीधी अपने बॉयफ्रेंड के शोल्डर पर। और यही सीन जर्लिन ने भी बाहर से आते हुए देख लिया था। अब जर्लिन को तो कंफर्म हो जाएगा कि ग्वांगशी उसका नया बॉयफ्रेंड है। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।